एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, मान लो हमने एक प्लान बनाया कि मुझे यहाँ से रेलवे फाटक क्रॉस करके किसी अच्छी शॉप से कुछ बढ़िया जूते लेने हैं या बढ़िया खाने का सामान लेना है या जो भी आपको लेना है, ये आपकी प्लानिंग थी, ठीक। और वापस मुझे यहाँ आ जाना है लगभग 3:15 पर, ठीक। आप यहाँ से आपने पूरी कैलकुलेशन करके चल रहे हो कि भैया 3 बजे निकलूंगा और 3:15 पे मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ। बट जब आप गए तो वहाँ फाटक लगा मिल गया, आपकी प्लानिंग स्पॉइल हो गई, डिस्टर्ब हो गई। आपका नॉर्मल फ्लो था, जो जाने का आने का जो प्लान सोचा था वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या है, एक्सेप्शन। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही जहाँ एंट्रेंस होता है वहीं उससे मांगा गया भाई अपना एडमिट कार्ड दिखाना, है ही नहीं उसकी जेब में, तो क्या वो एग्जाम देख पाएगा? उसने सोचा था कि आज मैं जाते ही मोटे पेन से हेडिंग डालूंगा और ब्लू पेन से खटाखट लिखना शुरू कर दूंगा, फिर बी कॉपी लूंगा, सी कॉपी लूंगा और लिखा के जल्दी से खत्म करके आ जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। तो क्या हो पाई एग्जीक्यूट? एक ऐसा इवेंट आ गया, अनवांटेड इवेंट आ गया जो उसके नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को उसने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक। या ऐसा मानो उसके पास पेन ही नहीं है, एंट्रेंस में चला भी गया, गेट में वो एडमिट कार्ड भी मिल गया, सब मिल गया, बट वहां जाके देखा वो पेन लाना ही भूल गया। क्या है ये? एक्सेप्शन, ठीक। दो तरीके की एक्सेप्शन होती हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। कौन कौन सी होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन वो भाई जब मैं एग्जाम देने निकल ही रहा हूं तो मैं चेक कर लूं या जो बातें चेक की जा सकती थी, यानी कि पेंसिल चेक की जा सकती थी, पेन चेक किया जा सकता था, एडमिट कार्ड चेक किया जा सकता था, ये सब क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन। बट जब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से भारत बंद बंद बंद, ये चेक्ड एक्सेप्शन तो नहीं है ना? क्या है ये? अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक। या जब मैं वहां गया, किसी आतंकवादी ने बिल्डिंग में बम लगा दिया, हम लोगों के जाने से पहले ही स्कूल की बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, तो ये चेक्ड एक्सेप्शन तो नहीं हुई? हम जा रहे हैं बाइक पे, ठीक, टायर पंचर हो जाए या बाइक ही काम करना बंद कर दे और स्कूल मेरा भी 5 किलोमीटर दूर है, ये चेक्ड एक्सेप्शन तो नहीं। कौन रोज रोज अपना टायर चेक करता होगा? ये चेक्ड एक्सेप्शन नहीं ना। ये सब क्या है? अनचेक्ड। समझ में आया? चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक। मान लो सुबह 9 बजे का एग्जाम है और आपको 10 बजे तक सो के उठने की आदत है, तो आपने अलार्म लगा रखा था, परंतु अलार्म जिस घड़ी में आपने सेट कर रखा था उस घड़ी की बैटरी डेड हो गई रात में ही। क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो किसी भी हालत में मेरा एग्जाम छूट ना जाए, सिर्फ एक बैटरी की वजह से एग्जाम छूट जाए। अब चाहते हो कि एग्जाम मेरा छूट ना जाए, तो आपने घड़ी पे भरोसा तो रखा कि भैया अलार्म बज जाएगा, पर आपने घर के 2-3 मेंबर से और कह दिया कि अगर मान लो ये घड़ी नहीं बजी या मैंने नींद में उसे बंद कर दिया तो आप मुझे उठाने आ जाना, कल मेरा एग्जाम है। ऐसा 2-3 लोगों से कह दिया। तो ऐसा हमने क्या करा, कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ लिया कि भाई मान लो ये घड़ी ने मुझे नहीं जगाया तो आप तो कम से कम जगा देना, आप तो कम से कम बता देना। तो ये क्या है? ये अल्टरनेट वे है, एक रास्ता है। जब मेरे सामने एक्सेप्शन आएगी तो मैं कैसे उस एक्सेप्शन का सामना करूंगा, ठीक। अगर मान लो मेरे सामने कोई एक्सेप्शन आई तो कैसे मैं उस एक्सेप्शन का सामना करूंगा, ये सब क्या है? एक अल्टरनेट वे, एन अल्टरनेट वे। तो इन सबको अगर जोड़ के समझा जाए तो आपकी एक्सेप्शन क्या कहती है? एन अनवांटेड इवेंट दैट स्टॉप normal flow of the program, that disturb normal flow of the program, that is known as exception, ठीक। to give an alternative way, to give an alternative way to handle or to resolve that unwanted event, that is nothing but exception handling. We are having lots of way to handle the exception.
with the help of try catch block, with the help of throw, with the help of throws. क्या क्या है? 3 रास्ते बताए मैंने, ट्राई कैच, थ्रो, थ्रोज। ठीक है, इन 3 रास्तों से हम अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक सबसे ज्यादा पसंद किया जा सकने वाला रास्ता है। इस रास्ते को ट्राई करके देखो, आया नहीं तो कैच में कोई और रास्ता डाल दो, वहां भी नहीं आया तो इनर ट्राई कैच डाल दो। कैच में इनर ट्राई कैच भी तो डाल सकते हैं, है ना। अब किसी से ट्राई करके देखो, जब वो भी नहीं आया तो अंदर एक कैच करा दो। समझ में आया? मतलब ट्राई में हम लिखते हैं क्या? रिस्की कोड। रिस्की कोड क्या होता है? वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावनाएं होती हैं, वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावनाएं होती हैं। ट्राई में हमेशा रिस्की कोड लिखा जाएगा, रिस्की कोड। ठीक, कैच में उस रिस्की कोड के बिहाफ पे एक अल्टरनेट कोड, एक दूसरा रास्ता। ठीक, उस रिस्की कोड के बिहाफ पे एक अल्टरनेट वे, दूसरा रास्ता कहाँ डाला जाएगा? कैच में, ट्राई कैच। ठीक, इसके साथ एक और होता है फाइनली। फाइनली, ट्राई कैच फाइनली। फाइनली वैसे तो ऑप्शनल होता है, लेकिन आप लगा भी सकते हैं। ठीक, जब आप फाइनली लगाते हो तो चाहे आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, चाहे आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, फाइनली आपका चलेगा ही चलेगा। फाइनली आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक, ठीक है। जैसे कि एक रिस्की एक्टिविटी का एग्जांपल देता हूं। ठीक, मान लो आपके घर की पूरी लाइट डिस्टर्ब हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक, आप गए पावर हाउस में, अपने सबके घर का अलग अलग पावर हाउस होता है या सर्किट बोर्ड होता है, ऐसा कुछ होता है ना, सर्किट बोर्ड या पावर हाउस में आप गए, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा, 2 वायर दिख रहे हैं आपको। ठीक, उन 2 वायर को या तो आपस में टच कर लो, या उन 2 वायर को किसी कटआउट में लगा दो। ये आपके पास बस एक वो है ऑप्शन, आप जानते नहीं। ठीक, लेकिन आप बड़े चालाक हैं भाई, अगर कुछ हो गया तो मेरी जान बड़ी कीमती है ना। ठीक, जैसे अगर कुछ हो गया तो मेरी जान बड़ी कीमती है। आपने बाहर एक व्यक्ति पहले ही खड़ा कर दिया, बाहर एक व्यक्ति पहले ही खड़ा कर दिया, आपने प्लास लेके, बड़ा सा जो रबड़ वगैरह ले रखा है, उसने प्लास ने उससे कह रखा है जो मेन लाइन आ रही है ना, जैसे ही मैं टच कर दूं तू काट देना, या जैसे ही मैं इधर टच कर दूं तू काट देना। यानी कि या मैं ट्राई करूं या कैच करूं, तुझे काटना है भाई, तेरा काम है सिर्फ काटने का। ठीक, तो उसका काम क्या है? फिर काटने का। यानी कि फाइनली का काम क्या है? एग्जीक्यूट होने का। फाइनली विल बी एग्जीक्यूट ऑलवेज, चाहे मेरा ट्राई चले या ना चले, चाहे मेरा कैच चले या ना चले। ठीक, फाइनली ऑलवेज आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। गेटिंग और नॉट? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं हम ओपन तो कर देते हैं। जैसे मान लो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल रीडिंग या राइटिंग का कोड चला रखा है। ठीक, फाइल रीडिंग या राइटिंग का कोड, कल मैंने शायद आपको वो भी दिखाया था ना, फाइल रीडिंग करने का कोड दिखाया था प्रॉपर्टीज में से, है ना। फाइल रीड FIS बनाया तो था। हाँ, तो प्रॉपर्टी से फाइल रीडिंग का कोड चला रहे हैं, तो हमने लोड कर ली थी प्रॉपर्टी, याद है आपको? prop डॉट लोड, है ना। जबकि ये बड़ा रिस्की कोड था, प्रॉपर्टीज लोड करने वाले को हमें ट्राई में डालना चाहिए था, डाला था हमने शायद, ट्राई कैच यूज भी किया था हमने शायद, वो थ्रोस करा दी थी हमने। हाँ, ट्राई कैच यूज नहीं किया था, थ्रोस करा दी थी। तो हमें वो रिस्की कोड में डालना चाहिए, तो रिस्की कोड कहाँ डालना चाहिए था? ट्राई में, कि भाई पहले ये ट्राई करो, और फाइनली में हमें वो डालना चाहिए था जो हमने लोड करा दी ना, उसे हमेशा क्लोज कर दे। जो चीज लोड करा दी गई हैं उन्हें हमेशा क्लोज कराना होता है। जैसे कि मान लो आप एक प्रोग्रामर हो, ठीक, और आप एक ऐसे बैंक के प्रोग्रामर हो, एक ऐसे बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसके पास रोज की करोड़ों की ट्रांजैक्शन है।
आना जाना रोज का एक ट्रांजेक्शन का। ठीक, तो आपने डेटाबेस के साथ हल्की सी भी छेड़छाड़ की, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक, और ट्राई करोगे कि अगर कोई बंदा 4 डिजिट का कोड डाल दे या थंब इम्प्रेशन लगा दे तो उसको उसका बैलेंस पता चल जाए। ठीक, अगर उसका थंब इम्प्रेशन गलत हुआ या 4 डिजिट का कोड गलत हुआ तो वो जाए कैच में और लिख दे भैया आपका थंब इम्प्रेशन गलत है। लेकिन आप कनेक्शन खोल चुके हो, कनेक्शन ओपन हो चुका है, और भी कोई लोग या और कोई दूसरी क्लास से उसको क्या कर सकते हो, पब्लिक बनी है या एक्सटेंड करा लेगा या जैसे भी, क्योंकि नेटवर्क पे है। और फीचर्स क्या करते हैं, फीचर्स यही करते हैं कि इन सब चीजों का बड़ा इंतजार करते हैं कि कब खुला हुआ मिल जाए। ठीक, फीचर्स समझते हो ना, फीचर्स मतलब हैकर्स, हैकर्स वो यही करते हैं। और आपने कनेक्शन ओपन कर दिया, बस उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 सेकंड का टाइम लगना है, किस अकाउंट से कहाँ कैसे कैसे गायब करना है सामान, हो गया। तो समझदारी यही थी कि आपने अगर जितनी देर के लिए खोला था उसमें टाइम बाउंडेशन लगाओ कि अगर बंदा नहीं डाल पा रहा है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरा फाइनली चल जाए और कनेक्शन क्लोज कर दे। ये एक समझदार प्रोग्रामर करता है। ठीक, इसीलिए समझा गया है ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक को यूनिवर्सल और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक प्रोग्रामर का, क्योंकि इसके अंदर तीनों फैसिलिटी हैं। रिस्की कोड हैंडलिंग करने का, रिस्की कोड अगर नहीं चल पाया, एरर आ गई तो कैच ब्लॉक भी है, कैच ब्लॉक भी नहीं चल पाया तो कम से कम फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, और उसमें मैं सिर्फ कोई और कोड कराने का ही नहीं। अच्छा हाँ, आप सोच रहे हो कि जो रिस्की कोड था फाइनली में भी लगा के देख लें, तो ये गलत बात है। फाइनली बना इसलिए नहीं, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर फाइनली बना इसलिए नहीं है। फाइनली में हमेशा वो कोड रखा जाता है जो सिक्योर कोड होता है, जो आपके कोड को सिक्योरिटी देने वाला होता है, यानी कि भैया ये भी नहीं चला ये भी नहीं चला, आप बंद ही कर दो। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक ट्राई कैच और ये सब। अच्छा, थ्रो और थ्रोज, ये दो रास्ते हो रहे हैं ना अभी। ट्राई कैच फाइनली ये तो मैंने बता दिया आपको। थ्रो और थ्रोज दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, बट एक एस का फर्क लग रहा होगा, है ना। थ्रोज एक्सेप्शन हैंडल करता है या एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन सी, मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। थ्रोज वी कैन यूज बिसाइड द मेथड, थ्रोज वी कैन यूज बिसाइड्स द मेथड सिग्नेचर। क्या होता है मेथड सिग्नेचर? और बिसाइड कहाँ होगा, उधर वाली साइड तो आपकी गई भाई, रिटर्न टाइप से गई, उसके एक्सेसिबिलिटी से गई, उधर वाली साइड तो हम कर नहीं सकते लेफ्ट वाली। तो बिसाइड अगर बात कर रहे हैं तो हम राइट वाली साइड बची है, वो पूरी पूरी खाली है ना, तो वहीं हम लिख सकते हैं थ्रोज। जो भी एक्सेप्शन लिखनी है स्पेस देके वो एक्सेप्शन लिख दो, उसके बाद कॉमा लगाओ, और कोई एक्सेप्शन लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो, फिर कॉमा लगाओ, और कोई एक्सेप्शन लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक, मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रोज करने के लिए हमारे पास क्या है, उस दिन भी मैंने मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो की थी ना। एक तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की थी, याद है, जब प्रॉपर्टी फाइल नहीं मिल रही थी तो मैंने उसको सराउंड करने की जगह क्या करा था, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दिया था। तो एक क्या करी थी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की थी, और दूसरी क्या की थी, IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो मल्टीपल तो हो गई थी। एक होता है थ्रो, जब हम थ्रोज को करते हैं बिसाइड्स द मेथड, तो थ्रो को करते हैं हम इनसाइड द मेथड, थ्रो को करते हैं इनसाइड द मेथड। बट थ्रो करते हैं किस लिए, टू थ्रो अ कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन, एक कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन को। कस्टमाइज मतलब, कस्टमाइज वर्ड का मतलब भी बताया था ना अभी कुछ दिन पहले, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये मैसेज मेरे अकॉर्डिंग आए, लिखा हुआ जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक, लगातार हम तो होने को ही देख रहे थे, मुझे लगा कुछ खास बात होगी। हाँ, आप चाहते हो मैं एक्सेप्शन जो थ्रो कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग मैसेज लिख के लाए, या जो मैं लिखना चाहता हूँ वो वैसा लिखे। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हो, कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हो, तो आप थ्रो के हेल्प से करा सकते हो। तीसरा कीवर्ड जो था वो थ्रो है। इसे हम करते हैं इनसाइड द मेथड, बट इसकी हेल्प से हम एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं कर सकते। इसकी हेल्प से हम एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं।
तीनों में फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया तीनों में? ठीक। इनसाइड द मेथड, मेथड के अंदर। बस देखो अभी एक बार मैं दिखा देता हूं, शायद ऐसे देख के आपको पता चल जाए। ये नोटपैड खुला, मान लो ये आपका मेथड है, ठीक, और ये इसकी बॉडी है। बिसाइड द मेथड कर रहा हूं अगर मैं, तो यहां लिखते हैं थ्रोज जो भी आपकी एक्सेप्शन है, और कॉमा देके जो भी आप और आने वाली है। ठीक, ये तो आ गया बिसाइड द मेथड। अब बात कर रहे थे हम इनसाइड द मेथड। इनसाइड द मेथड यहाँ हम एक्सेप्शन को थ्रो कराते हैं, और यहीं हम इसका ऑब्जेक्ट खुद अपने अकॉर्डिंग बना के पास कराते हैं। कैसे कराते हैं वो मैं एक एक करके दिखाऊंगा, और क्यों कराते हैं। जो हमारा JVM खुद रन टाइम ऑब्जेक्ट बना करके भेजता है एक्सेप्शन का, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, कैसे उस एक्सेप्शन हैंडलर को हैंडल करना होता है, वो उसका क्या करता है, चेक करने के बाद क्या चीज़ होती है, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा अभी एक एक करके। ठीक है, तो इनसाइड द मेथड मतलब इस बॉडी के अंदर। ठीक, पर हम यहाँ केवल एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं। जो भी मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन का, इसको जो मैं पास कराऊंगा सिर्फ एक को ही पास करा सकता हूँ, इसके अंदर एक को ही पास करा सकता हूँ। ठीक, मल्टीपल नहीं करा सकता। तो विद इन द मेथड बट वी कैन थ्रो a customized exception but only one exception. ठीक, we cannot throw multiple exception with the help of throw keyword. ओके, ठीक। अब ट्राई कैच कहाँ करते हैं, ये भी मेथड के अंदर ही करते हैं। इन ट्राई ब्लॉक वी आर हैविंग risky code. ठीक, in catch block here we have to do what, एक पैरामीटर डालते हैं। जो भी जिस तरह की भी आपकी एक्सेप्शन है, आयो एक्सेप्शन है तो आयो एक्सेप्शन लिखोगे, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन है तो फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन लिखोगे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो एरिथमेटिक लिखोगे, और बाकी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सभी एक्सेप्शन का पेरेंट भी डाल दोगे। ऐसा ज़्यादातर डालते हैं लोग, लेकिन नहीं डालना चाहिए। जब मतलब एक स्मार्ट प्रोग्रामर वही होता है जो बिल्कुल वही एक्सेप्शन लिखता है एक्चुअली जो होनी चाहिए। ये पेरेंट डाल दी हमने एक्सेप्शंस की, पेरेंट एक्सेप्शन डाल दी, हो जाएगी इससे हैंडल, बट फायदा जरूरी थोड़ी था ये सब करने का, जबकि हमें मालूम है मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी नंबर को तो मुझे पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाली है, तो ये थोड़ी डालूंगा। फिर मैं यहाँ डालेंगे क्या, अल्टरनेट वे, और फाइनली में डालेंगे क्या, फाइनली में डालेंगे क्या, सिक्योरिटी कोड या द कोड विच विल always execute. ठीक, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा ये वाला कोड, चाहे मेरा ये ट्राई ब्लॉक चले या ना चले, चाहे मेरा कैश ब्लॉक चले या ना चले। ठीक, और इसके अंदर इसी के अंदर हमारी वही जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही पास होता है, जो एक्सेप्शन करके हमने ये दे रखा है ना ई, इसी के अंदर पास होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, तीनों वे पता चल गए कहाँ पे कौन सा है, किस जगह लगाते हैं। मेथड सिग्नेचर के बाद लगाते हैं हम कौन सा, थ्रोस। इनसाइड द बॉडी लगाते हैं हम कौन सा, थ्रो। और ट्राई कैच ब्लॉक ये फाइनली के साथ है। इसके अंदर हमारे पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक फीचर है रिस्की कोड हैंडल करने की, और एग्जीक्यूट ऑलवेज सेफर साइड कोड, जो कि हम डालेंगे कहाँ, फाइनली में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू अगर पूछना है तो पूछो। कैच में एक से ज्यादा एक्सेप्शन नहीं लिख सकते, एक से ज्यादा कैच बना सकते हैं। कैच में एक से ज्यादा एक्सेप्शन नहीं लिख सकते। कैच है एक्सेप्शन लिख के वहां थ्रोएबल, कैच कोई मेथड है, अच्छा अच्छा थ्रोएबल, हाँ क्यों नहीं लिख सकते,
भाई वो तो ऑब्जेक्ट ही तो चाहता है ना, और थ्रोएबल क्या है, इन्हीं का ही तो भाई बंधु है। पेरेंट किसका है, सभी एक्सेप्शंस का पेरेंट है ना, तो इन्हीं का ही तो भाई बंधु है, वहां वो सब डाल सकते हैं। ठीक ठीक, उसे चाहिए क्या, उसे तो सिर्फ रन टाइम ऑब्जेक्ट चाहिए जो बन के आया है, अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है। ठीक है, वो थ्रोएबल भी तो हैंडल कर सकता है और वो एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकता है। वैसे तो एग्जैक्ट वही डालना चाहिए, थ्रोएबल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही कह रहा था कि एक्सेप्शन डाल रहे हो यही खराब बात है, आप तो उससे भी ऊपर का पेरेंट डाल रहे हो, है ना। ठीक है, एन अनवांटेड, देखो कितनी कितनी बार बोल बोल के आपको याद कराई डेफिनेशन मैंने, कौन सी, कलेक्शन की। सबने अपनी मन की मर्जी डाल दी, अपना जिसका मन कर रहा है वो लिख के डाल दिया, कहा था वो लिख दोगे तो सब कवर हो जाएगा, आपने पता नहीं क्या क्या लिख के डाल दिया उसके अंदर। कुछ लोगों ने लिखा है, वो नाराज मत हो, एन अनवांटेड और यू कैन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट that stop या disturb normal flow of the program is called exception, is called exception। फ्लो लिख दिया ना, ठीक है, is called exception। An unwanted or unexpected event that stop or disturb the normal flow of the program is called exception। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। It is highly recommended to handle exceptions। It is highly ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एक्सेप्शन हैंडल करने की। तो हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे ठीक कर रहे हैं, हम उसे रिपेयर कर रहे हैं। हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता। हैंडल करने का मतलब क्या होता है, एक अल्टरनेट वे, कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। ठीक, मान लो मैंने आप सभी से कह दिया कि भाई आप सबको 31 दिसंबर को ठीक शाम को 8 बजे दिल्ली में मिलना है, वहां हम पार्टी करेंगे, आप कैसे भी आओ। तो और जो नहीं आएगा भैया उसके ऊपर सजा भी है, पेनल्टी लगा रखी है 10,000 रुपये की, जो नहीं आएगा पेनल्टी है। तो आपने ट्रेन टिकट बुक कर ली, लेकिन आपको चिंता लग रही है 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। अगर मान लो ट्रेन कैंसिल हो गई तो आपने बस का भी इंतजाम पहले से ही कर रखा है, तो अल्टरनेट वे देख रखा है। मान लो बस भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपने एक और रास्ता सोच रखा है कि ओला वगैरह कर लेंगे भाई, या फ्लाइट भी तो हैं भाई, अल्टरनेट वे आपने सोच रखे हैं। ये सब क्या है, आप रिपेयर थोड़ी कर रहे थे, ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, आप उसे रिपेयर करने थोड़ी गए ट्रेन को, या बस टायर पंचर हो गया, बस का टायर ठीक थोड़ी करने गए आप। आपने तो एक अल्टरनेट वे ढूंढ लिया कि अगर ऐसा हो गया, मान लो हो ही गया, तो क्या करें। ठीक, समझ में आ रहा है। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शंस। ठीक है, मतलब हमारा, हम एक्सेप्शन को हैंडल करते ही क्यों है, ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे। हम एक्सेप्शन को हैंडल करते ही क्यों है, ये पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर। ठीक, मान लो ये एक हमने कोड बनाया, पीस ऑफ कोड बनाया, और ये हमने कहा भाई ठीक, हम सोच रहे हैं कि भैया ये तो प्रिंट कर देगा, हम
सोच रहे हैं कि ये तो हेलो प्रिंट कर देगा, पर अगर ये वाली लाइन एरर दे दे तो कोई और रास्ता है? हमने लिखा ही नहीं कोई हैंडलिंग करने वाला कोड, लिखा है कोई? हमने लिखा ही नहीं कोई हैंडलिंग करने वाला कोड, क्योंकि हमारे ये सिस्टम है, सिस्टर्न नहीं है। ये जो लिखा है ये सिस्टर्न, या फिर ऐसा कर दिया सिस्टम पूरा सब चीज सही लिखी, ठीक, ये जो लगा रखे हैं इनको ऐसे लगा दिया, डबल कोट ही तो लगाने को कहा था, लगा दिए। अब भी होगा? तो कोई हमने इस कोड को हैंडल करने वाला कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि भाई अगर ये नहीं चला तो क्या चल जाए, ठीक, ठीक है। What's the meaning of exception handling? It doesn't mean that we are going to repair. It means what? We are giving an alternative way. It means what? We have to define an alternative way. Take to give an alternative way or alternate way to continue. हम एक्सेप्शन क्यों हैंडल कर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि मेरा प्रोग्राम बीच में ही रुक जाए। हम कर क्यों रहे हैं एक्सेप्शन को हैंडल? भाई मेरा, और ऑब्वियसली देखो भाई मेरा लाइन ऑफ कोड, मान लो मेरा लाइन ऑफ कोड है 4000 लाइन का कोड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और 5वें या 50वीं लाइन पे ही मेरा एक्सेप्शन आ गया, तो बाकी की लाइन मैं फिर दोबारा देखूँ कहाँ पे आया था कहाँ नहीं आया था, फिर दोबारा चलाया, अब की 57 पे आ गया एरर, अब फिर मेरी बच रही है। ऐसा मैं कब तक करता रहूं? मैं चाहता हूं क्या? मैं चाहता हूं कि मेरा जो फ्लो है आगे का वो भी एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक। एक्सेप्शन वाली बात है वो प्रिंट में देख लेंगे हम क्या क्या आई थी एक्सेप्शन, जहां जहां रिस्की कोड था उन सबको प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट में हम देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सेप्शन आई थी, कंसोल पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आए थे, चलो आगे बढ़ते हैं। गिव एन अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू? रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली। एक वर्ड होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। ये बहुत बार यूज करूंगा जब मैं आपको ट्राई कैच ब्लॉक सिखाऊंगा, ठीक। एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। ये मैं बहुत बार यूज करूंगा जब आपको ट्राई कैच ब्लॉक सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक। सो दिस वे इज टू डिफाइनिंग ऑफ अल्टरनेटिव वे इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है? किसी को कोई इशू? ठीक, ट्राई। क्या कर रहे थे हम? हाँ, ट्राई कैच ब्लॉक की बात कर रहे थे। मान लो मैं ट्राई के अंदर लिखता हूँ एक कोड टू रीड डेटा फ्रॉम इंडियन एयरटेल कस्टमर्स, ठीक। कैच में लिखेंगे अगर फाइल नहीं मिली तो, फाइल नॉट फाउंड, तो क्या करते हैं? कोड टू से देयर इज नो फाइल, ओके। अल्टरनेट वे हो गया, या अल्टरनेटिव ये भी हो सकता था वे, कोड टू रीड data from our local system Indian Airtel customers, ठीक। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास लोकल में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा ना भाई। इतने दिन से हम अगर काम कर रहे हैं या कल तक भी हम काम कर रहे थे, कल तक के कस्टमर का डेटा तो पड़ा ही होगा जो हम एक्चुअल यहाँ से कोडिंग रीड करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कल से बस अब तक के इतना हो सकता है कि 5-7 लाख कस्टमर्स और बढ़ गए होंगे, और यही तो हो सकता है।
लेकिन पिछले तो कस्टमर्स पड़े होंगे करोड़ों में, है ना। तो यहाँ वो वाला कोड, मतलब ये वाला कोड हमने इसलिए चला दिया कि भाई इतने मेरा प्रोग्राम डंप ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इतने इससे रीड करना शुरू करो आप। जब ये रीड हो जाएगा तो मेरा एक और हिट जाएगा, फिर से ट्राई करूंगा कि वहां पर अब फाइल अवेलेबल है भी या नहीं है ना। और फाइनली मैं क्या करूंगा, मान लो नहीं मिल रही, बार बार नहीं मिल रही, तो क्या करूंगा, फाइनली मैं क्या करूंगा, क्लोज द फाइल। बस फाइल को ही बंद कर दो, क्लोज द फाइल। क्योंकि देखो किसी भी चीज को रीड करने के लिए हमने ओपन करा होगा, लोड करा होगा, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, करा होगा ना, बिना किए ऐसे थोड़ी कर देंगे हम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, है ना, और रीड करना शुरू कर दिया होगा, रीड करने के लिए ओपन किया होगा कनेक्शन को, ठीक। और जो ओपन किया है उसे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करना सेफर साइड है, नहीं तो कोई और भी आपके कोड को पढ़ सकता है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ऑप्शनल है, लगाना एक समझदारी है। फाइल क्लोज नहीं होगी, फाइल ओपन रह गई, कौन करेगा क्लोज? आपने खोल दी, अब बंद कौन करेगा? अपने आप थोड़ी बंद होगी। फाइल डॉट क्लोज जो भी कोड, हाँ थ्रोज में अभी तो बताया एक्सेप्शंस के नाम कहाँ लिख रहे हैं, कैच के अंदर तो एक तरीका आ गया। यहाँ अगर मान लो मेरा, देखो अभी लो, अभी क्या, अभी दिखाता हूँ। ये किया मैंने, यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लिया और डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, मुझे लग रहा है कोई एक्सेप्शन आएगी, और इसको मैंने प्रिंट भी करा दिया, ये मैंने प्रिंट भी करा दिया, पर मुझे लग रहा है कोई एक्सेप्शन आएगी। कौन सी एक्सेप्शन आने की संभावना है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने की संभावना है, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरी मर्जी में एक और अल्टरनेट कह दूंगा, या फिर कस्टमर से कह दूंगा, या करने वाले से कह दूंगा, प्लीज ट्राई विद अनदर नंबर, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्लीज कोई और नंबर कर लो, या कुछ और मैसेज जैसा आप चाहते हो वो दे दो, ठीक। ये है, क्योंकि देखो अगर मैं ये नहीं देता ना कैच, तो बस सीधे सीधे वहां लिखा हुआ आ जाता कि भैया एक्सेप्शन आ गई, और कोड खुल जाता, बाकी का कोड नहीं चलता। हम ये लिखते तो इसलिए कि मेरा बाकी का कोड चल जाए, मतलब मेरे प्रोग्राम का जो स्टॉप हो जाए या फ्लो हो जाए वो नॉर्मल हो जाएगा। टर्मिनेशन कैसा हो उसका, टर्मिनेट समझते हो क्या होता है? स्टॉप, बंद होना, टर्मिनेट होना। तो मेरे प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल हो जाए। टर्मिनेशन वर्ड से बहुत सारे लोग अवेयर हो गए होंगे, है ना। रेजिग्नेशन दे रहे हो या टर्मिनेट कर दें, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन का एक पहले तो रन टाइम मैकेनिज्म समझ लो थोड़ा आप, कि क्या होता है इसका रन टाइम मैकेनिज्म, ठीक। जब कभी भी जेवीएम में हमारी कोई सी भी प्रोसेस चल रही होती है, प्रोसेस कह लो या थ्रेड कह लो या पीस ऑफ कोड कह लो, वो जब चल रहा होता है तो उन सब के लिए सेपरेट स्टैक बनती है। उन सब के लिए क्या बनती है? सेपरेट स्टैक बनती है, ठीक। उन सब के लिए सेपरेट स्टैक बनेगी, और उस स्टैक के अंदर क्या होगा, आपकी थ्रेड का क्रिएशन होगा कि कब कौन सी वाली एग्जीक्यूट हो, कब कौन सी वाली एग्जीक्यूट हो। आपकी प्रोसेस का, थ्रेड का या वर्क का क्या हो जाएगा, एक फ्लो, उसको एक सीक्वेंस देगा कि कब कौन सी वाली चले। हम ये कहते हैं ना थ्रेड सेफ, यही थ्रेड सेफ्टी है कि पूरी एक थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए आपका, देखो अगर समय मिला तो मैं आपको थ्रेड सेफ्टी वाला भी एक बार करके दिखा दूंगा। असल में थ्रेड सेफ्टी के लिए इस पे एक्लिप्स पे तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो कई बार ऐसा होता है ना कि इक्लिप्स की खुद की इंटरनल
बहुत ही है लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, तो आपको वो चीज़ नहीं पता चल पाती। मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, कंट्रोल से जावा सी करके करते हैं ना, सॉरी रन करने के लिए क्या लगाते हैं हम, नहीं इसे केवल जावा जावा लगाते हैं, जावा फाइल नेम एंटर, जावा फाइल नेम एंटर, और मैं उसे कर दूंगा मल्टीपल थ्रो एक साथ थ्रेड चलाने के लिए। तब आपको 2-3 बार तो सेम लगेगा, हो सकता है 5वीं 6ठी बार आपको वो अलग अलग दिख जाए, क्योंकि जब कभी भी किसी भी थ्रेड को प्रोसेसर मिल गया था वो एग्जीक्यूट हो गई। आप उस टाइम सोचोगे कि ये तो मैंने नहीं दिया था सीक्वेंस, ये आउटपुट ऐसे कैसे आ रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि ये थ्रेड सेफ्टी और मल्टी थ्रेडिंग अलाउ वाला क्या होता है। ठीक, all method call performed by the thread will be stored in that stack। जो स्टैक बनी थी वो सारे के सारे हमारे मेथड्स की कॉलिंग है वो उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंगली बनेगी। ठीक, after completing all methods call, after that JVM is responsible to remove or to destroy that stack। जो स्टैक उसने बनाई थी पर आपके थ्रेड्स के लिए, तो JVM रिस्पॉन्सिबल है उस स्टैक को भी लास्ट में क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, उस स्टैक को भी डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक, आप देखिएगा कभी भी एक मेथड बनाइएगा, उस मेथड के अंदर उसी मेथड को कॉल करा लीजिएगा, तो रन कराएंगे जब आप मेन मेथड में उस प्रोग्राम को उस मेथड को कॉल कराएंगे और रन कराएंगे, तब आपकी आ जाएगी एक्सेप्शन स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि जो स्टैक बनी थी आपकी रन टाइम में उसके अंदर थ्रेड डाल रहा है वो मेथड की सीक्वेंस डाल रहा है, पर वो रिपीटिशन चलता जा रहा है चलता जा रहा है और वो एक बार क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें उतनी जगह बची नहीं। ठीक, यही वो जो स्टैक ओवरफ्लो आता है वही स्टैक ओवरफ्लो आपकी मेथड की सीक्वेंसिंग को करते ओवरफ्लो हो जाता है। अब जब हमारा जो रन टाइम मैकेनिज्म है वो मेथड को वन बाय वन सबको एग्जीक्यूट करता है। जब सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उनका रन टाइम ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय करता जाता है, फिर लास्ट में बचती है आपकी क्या, स्टैक, फिर उस स्टैक को भी वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। चलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1। ठीक, इस मेथड के अलावा और मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 2। ठीक, और एक काम करो, अब मेन मेथड में तो हम कर लेते हैं मेथड 1 को कॉल। ठीक, और मेथड पहले इनके अंदर लिखवा देते हैं कुछ। ठीक, ये हो गया मेथड 1। ठीक, और यहाँ पे कॉल करा दिया मेथड 2। ठीक, और मेन मेथड में हमने क्या कर लिया, मेथड 1 को कॉल कर लिया। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ लिख भी देते हैं पहचान के लिए मेथड 1 के बाद ठीक मेन मेथड। ठीक है, अब देखिएगा आपका क्या होगा, अब तो स्टैक वर्ड से अवेयर भी हो गए होंगे आप लोग, वो भी कर रहे हो ना आप कितने दिन से कलेक्शन। ठीक, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या काम हुआ होगा, सबसे पहले आपकी ये रन टाइम स्टैक बन गई होगी, सबसे पहले रन टाइम स्टैक बन गई होगी, ये पहला स्टेप है। फिर इसी रन टाइम स्टैक के अंदर क्या हुआ होगा, आपका
मेन मेथड, मेन मेथड गया होगा, ठीक। फिर क्या हुआ होगा, अगला स्टेप, ये मेन मेथड वाला हो गया, मेन मेथड वाला भी डन। फिर अगला स्टेप क्या हुआ होगा आपका, मेन मेथड तो है ही है, और मेन मेथड ने कॉल किसको किया है, किसे किया है, मेथड वन को, मेथड वन। क्या वो नहीं आ रहा, अच्छा तो फिर कहीं और की बातें चल रही हैं। फिर मेथड वन, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, इतनी सारी बात करने से ज्यादा अच्छा इसी को कॉपी करते हैं। फिर क्या हुआ होगा, मेथड वन में क्या कॉल है हमारा, मेथड वन में मेरा मेथड टू कॉल है, तो फिर हुआ होगा मेरा मेथड टू, मेथड टू, ठीक, ठीक है। ये गया मेथड वन में, मेथड वन में इस लाइन को एग्जीक्यूट करा होगा, तो फिर गया होगा कहाँ, मेथड टू में। चलो ये लाइन भी नहीं हटा कर रहे हम, ये हटा दिया, पीस ऑफ कोड जो है सारा हटा दिया, बस यहीं रखा मेथड टू, और ये भी पीस ऑफ कोड हटा दिया, यहाँ रखा केवल मेथड वन, ठीक। तो यहाँ से ये गया होगा इधर, इधर से गया होगा मेथड टू में, और फिर ये आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया होगा, पहले एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो डिस्ट्रॉय भी क्या होगा सबसे पहले, डिस्ट्रॉय भी सबसे पहले मेथड टू ही होगा, ये आपका जो डिस्ट्रॉय होना है सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। फिर मेथड वन को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर मेन मेथड को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर जाके आपकी रन टाइम स्टैक को डिस्ट्रॉय करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आपका, समझ में आ रहा है। ये इस तरह से चला है आपका, ये इसके बाद ये वाला स्टेप आया था, इसके बाद ये वाला स्टेप आया था, और इसके बाद ये वाला स्टेप आया था। ये तो केवल हमने दो ही मेथड के साथ किया है, पर और होते तो ये इसी तरह से चलता रहता, ठीक है। लास्ट में आपके पास बचती है रन टाइम स्टैक, वही डिस्ट्रॉय होती है। क्लियर है, समझ, हाँ अभी तो बताया, जब जब आपकी जो जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस के लिए आपकी स्टैक, ये एक स्टैक बनी है, ये चार नहीं बनी, ये तो स्टेप बनाए हैं इसके स्टेप, मतलब पहली बारी में ऐसा रहा था, दूसरी बारी में ऐसा रहा, फिर तीसरी बारी में ऐसा रहा, ये मैंने इसके स्टेप्स बताए हैं बस। स्टैक तो एक ही बनी थी इस प्रोसेस के लिए, मान लो मेरी कोई और दूसरी प्रोसेस चलेगी तो वो एक सेपरेट थ्रेड कहलाएगी, उस प्रोसेस के लिए एक और स्टैक बन जाएगी, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखो, देखो ये लास्ट में आया था ना मेथड टू, डिस्ट्रॉय क्या हुआ लास्ट में, फर्स्ट में डिस्ट्रॉय हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये सबसे पहले आया था, तो डिस्ट्रॉय कब हुआ, ये सबसे लास्ट में, ठीक है। मान लो मेरी एक्सेप्शन आ जाती यहीं पर ही, यहीं एक्सेप्शन आ जाती, ठीक, तो क्या होता, ना तो ये डिस्ट्रॉय हो पाता और ना ये डिस्ट्रॉय हो पाता, हो पाता, यही एक्सेप्शन आ गई मेथड टू में ही, ठीक। कोई एक्सेप्शन डाल के देख लेते हैं हाथ क्या, तभी ये लो, हम सोच रहे थे रन करेंगे मेथड टू लिखा हुआ आएगा आउटपुट पे, ठीक, परंतु उससे पहले हमें समझ में आ गया कि चलो कुछ ऐसा भी करा के देख लेते हैं, ठीक। जो हम सोच रहे थे वो वाला लाइन तो आई नहीं। इस तरह से अगर आ जाता है आपका कुछ, तो इसे हम कहते हैं क्या, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक। अगर मेरा आउटपुट में वैसा आ चुका होता, क्या ये लिखवाया था ना मेथड टू या हेलो वगैरह जो भी कुछ लिखवाना चाहता हूं मैं, वो अगर आता, यानी कि मेरी और बाकी की प्रोसेस चल चुकी थी, तो वो क्या कहलाता मेरा, नॉर्मल टर्मिनेशन, क्या कहलाता, नॉर्मल टर्मिनेशन। तो आप देखिएगा मैंने इसको किया ट्राई ब्लॉक में, ये मेरा ट्राई ब्लॉक,
इसमें ये ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड डाल दिया, कैच ब्लॉक में मैंने डाल दिया अपना हैंडलिंग कोड, डाल देता हूं मैं, ये लो यहाँ मैं लिख देता हूं कैच ब्लॉक में, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, मैं ऐसा लिखवाना चाहता हूँ। ठीक, सेव किया, एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा मेथड 2 देखो एग्जीक्यूट हुआ है एक्सेप्शन आने के बाद भी। एक्सेप्शन तो अभी भी है, ट्राई ब्लॉक में आई होगी एक्सेप्शन। ठीक, तो इसे कहते हैं हम क्या, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मान लो ये मेरा 1 लाइन का कोड ही नहीं होता, ये मेरा 4000 लाइन का कोड होता, तो मेरा बाकी का 4000 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होता ही होता। इसे कहते हैं हम क्या, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज वी आर गिविंग एन अल्टरनेट वे। अगर हमारे सामने एक्सेप्शन आ जाए तो उस एक्सेप्शन के बिहाफ में हमने क्या दिया है, एक अल्टरनेट वे, एक अल्टरनेट रास्ता दिया है कि भैया अगर ऐसा आ जाए तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, या डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट क्या है जावा के अंदर। जब कभी भी आपसे इंटरव्यूअर एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कोड पूछ ले तो आप बस यूं मत कह के चुप हो जाना कि एन अनवांटेड इवेंट दैट स्टॉप द नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम दैट इज नोन एज एक्सेप्शन एंड गिव द अल्टरनेट वे टू हैंडल दैट एक्सेप्शन इज नोन एज अल्टरनेट, आई मीन टू से दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसा सिर्फ इतना ही मत कह देना, आपको सारी बात समझानी है कि डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर होता है। डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर ऐसे ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो लाइन नंबर कोड का, देखो अभी मैं एक्सेप्शन ला के दिखाता हूँ पहले तो, इन सबको ट्राई कैसे बाहर करते हैं। डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर क्या क्या करता है, ये सारी बातें आपको बतानी है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर 3 बातें करता है। क्या करता है, आपकी एक्सेप्शन का नाम दे देता है, डिस्क्रिप्शन दे देगा, और आपकी एक्सेप्शन किस लाइन में है वो लाइन नंबर दे देगा। ठीक, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर क्या करता है, देखो अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है आपकी किसी भी मेथड के अंदर, ठीक, तो वो मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए। तो वो 3 चीजें क्रिएट करता है, क्या क्या, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन एंड लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन टू ट्रेस योर स्टैक, है ना, स्टैक को ट्रेस करने के लिए। ठीक, आफ्टर क्रिएटिंग दैट एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट, मेथड क्या करता है, आपका मेथड उस ऑब्जेक्ट को हैंड ओवर कर देता है जेवीएम को। आपको अभी भी नहीं मिला वो ऑब्जेक्ट किस, देखो ये तीनों बातें इसने लिखनी, एक्सेप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन, और ये तीनों चीजों का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के उसने किसको दे दिया, जेवीएम को। अब जेवीएम चेक करता है कि उस मेथड, जिस मेथड ने मुझे ये ऑब्जेक्ट बना के दिया है, क्या उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं लिखा। वो क्या चेक करता है कि उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं लिखा। जेवीएम चेक वेदर द मेथड कंटेन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड और नॉट। इफ would not contain any handling code, JVM terminate that method abnormally and remove corresponding entries from the stack। तो अभी हम जो बोल रहे थे, अभी यहाँ मैंने ये वाली बात बोली थी, यहाँ मैंने स्टॉप जानबूझ के किया कि आपको ये वाली बात पढ़ा दूं पहले, तब समझ में आएगा। वो बाकी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, उन सबको यहीं की यहीं रिमूव कर देगा और स्टैक भी आपकी खत्म, स्टैक भी आपकी खत्म। ये स्टेप बाय स्टेप नहीं किया फिर उसने, यानी कि जो जो उसने प्लानिंग की थी, ये करूंगा उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन करूंगा उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करूंगा, वो सब खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है। जेवीएम चेक करेगा, पहले जेवीएम चेक करेगा जेवीएम के पास वो ऑब्जेक्ट कहां से आया, आपके मेथड से बन के आया। आपके मेथड ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या बना के दिया, एक्सेप्शन का नाम, एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्शन की लोकेशन, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट बना के उसने जेवीएम को दे दिया। जेवीएम आया, वापस चेक करा आपके मेथड के अंदर कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है या नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो टर्मिनेट कर देगा आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली, और बाकी की जो स्टैक के अंदर सीक्वेंस एंट्री थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक
JVM identify the caller method and check whether the caller method contain any handling code or not. देखो ये वाली बात अगर मैं यहाँ ऐसे करना चाहूँ, ये जीरो वाली बात नहीं कर रहे हम कर देते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम. फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS is equal to new फाइल इनपुट स्ट्रीम. ठीक, और यहाँ मैंने एक पासवर्ड दे दिया, ऐसे ही रख दिया, मतलब उसे चाहिए स्ट्रिंग, मतलब हम कुछ भी डाल दें, मैंने ऐसे ही रख दिया इसको. ठीक, तो मेरे इसमें एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, इसको मैंने हटाया यहाँ से, ये एक्स करा, कौन सा कॉल कर रहे हैं हम यहाँ, मेथड 1 कॉल कर रहे हैं ना, ये मेथड 1 पे गए हम, मेथड 1 पे गए, क्या हुआ भाई, ओपन डिक्लेरेशन ऐसे क्यों हो रहा है, अच्छा आ रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं उस कोड को, या इसके पास भी जाते हैं, मेथड 2 में लिख देते हैं उस कोड को जो मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला लिख रहा था. फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला मैं कोड लिख रहा था, तो ये कह रहा है कि भैया या तो इसे वो करो, थ्रो करो, मैंने थ्रो कर दिया. ठीक, ठीक है, थ्रो करने के बाद भी मेरे इसमें एरर एक्सेप्शन आ रही है, मेथड 1 के अंदर एक्सेप्शन आ रही है. JVM चेक कर रहा है जिसने कॉल किया है उन सब ने थ्रो किया है या नहीं, वो लाइन तारी से सबको चेक करने जाएगा एक एक करके. भाई इसके पास इसने तो लिखा है थ्रोज, क्या इसने भी लिखा है या नहीं, इसे भी लिखना पड़ेगा. देखो कह रहा है कि ये भी रिस्की कोड है, मतलब आप कॉल कर रहे हो मेथड 2 को, मेथड 2 ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रखा, आपको भी करना ही पड़ेगा. इसने कर दिया, ये लो जी. अब मेन मेथड की बारी आ गई, मेन मेथड ने भी तो कॉल किया है, बारी बारी सबको चेक करने जाएगा वो. आप जितना मर्जी इसको थ्रो करते जाओगे, एंड में जहां तक वो कॉल होने गया है वहां तक चेक करने जाएगा और सबसे कहेगा कि एक्सेप्शन की थ्रो कराओ भाई, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कोड है जो रिस्की है. ठीक है, फाइल अगर नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, आप तो मुझसे कहोगे. तो मैं चाहता हूं कि उसके बिहाफ पे मैं एक रन टाइम ऑब्जेक्ट या डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से आपके मेथड से एक ऑब्जेक्ट बनवाऊं और उस ऑब्जेक्ट को आपको सौंप दूं, क्या कराना है आपको. ठीक, तो इसे भी थ्रो कराना पड़ेगा, वही चीज कराई, देखो इसने भी थ्रो. अब जा करके आपको देखा कि सारी एक्सेप्शन आपकी गई. ठीक, तो लास्ट वाले मेथड को करा रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला मेथड कॉल भी तो किया जा रहा है किसी के द्वारा. अगर ऐसा ही होता तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जहां लिखी गई थी वहीं पे लिख देता वो तो थ्रो करने का. तो हमारे यहाँ क्यों कर रहे हैं हम भी तो उसके मेथड को यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, फाइल इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर. या वो ट्राई कैच वहां नहीं लगा सकते थे जावा डेवलपर, हाथ क्या वहीं लगा के भेज देते. हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, हमें भी तो लिखना पड़ रहा है ना एक्सटर्नली, और हमारे वाले को जो कोई कॉल करेगा उसे भी लिखना पड़ेगा. ठीक, ट्राई कैच के साथ देखते हैं अभी करके, ट्राई कैच के साथ भी बताता हूँ. ये मैंने सारे थ्रोज हटा दिए, इसे सराउंड करा किसमें, सराउंड कर दिया इसे ट्राई और कैच ब्लॉक में. ट्राई और कैच ब्लॉक में मैंने बताया था आपको कि दुनिया में ज़्यादातर प्रोग्रामों की पसंद यही है कि आप ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी अलग अलग मेथड के पास अलग अलग पड़ी है कि भाई आपने भी तो यूज़ किया था आप भी थ्रो कराओ, और उसके बाद फिर यूज़ करेगा आपने भी यूज़ किया था आप भी थ्रो कराओ. ठीक, समझ में आया नहीं आया? हाँ, लेकिन एक समझदारी इसी में यही है कि आप मेथड 2 की जड़ तक जाएंगे और इसे भी देखेंगे कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ट्राई कैच में इसको भी बांधना चाहिए था. ठीक, अब आपके पास समझाने के लिए क्या है, एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है. डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर मेथड से ऑब्जेक्ट बनवाता है. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की 3 पहचानें होती हैं. क्या क्या होती हैं उसके अंदर, 3 बातें होती हैं बस. क्या क्या,
एक्सेप्शन का नेम, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन। उस ऑब्जेक्ट को बना के वो किसे देता है? जेवीएम को। जेवीएम वापस चेक करता है कि आपके मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है या नहीं। अगर आपके मेथड के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके इस मेथड को कहीं और कॉल किया गया है तो वहां भी चेक करने जाएगा, 1 by 1 प्रीवियस सब जगह चेक करने जाएगा और सबसे पूछेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है या नहीं। और अगर नहीं हुआ तो जेवीएम क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के साथ? उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? नहीं जी, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय उसे ही कर देगा डिस्ट्रॉय। तो फिर वहां कंसोल पे लिखेगा कैसे? नहीं, हाँ भाई, रन हमने एग्जीक्यूट कर दिया और एक्सेप्शन आ गई, उस ऑब्जेक्ट के साथ जेवीएम क्या करेगा? चलो छोड़ो, ऑब्जेक्ट के साथ छोड़ो, अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लिखा, ये वाली बात तो अभी भी बताई है। तो जेवीएम क्या करेगा? अभी अभी तो बताया है, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा और बाकी की जो उसके अंदर प्रोसेस थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, एग्जीक्यूशन उनका नहीं होगा, खत्म सब। इसे कहते हैं हम एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। दो तरीके के टर्मिनेशन होते हैं, क्या? नॉर्मल टर्मिनेशन और एबनॉर्मल टर्मिनेशन। यहां तक किसी को कोई इशू है? ठीक। जेवीएम आइडेंटिफाई कॉलर, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी है, अभी करके भी दिखा दी। ठीक। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अंटिल मेन मेथड, ये भी बता दिया आपको। JVM hand over the responsibility of exception handling to default exception handler। अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का रोल आ गया। JVM क्या करेगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को वो ऑब्जेक्ट जो उसके हाथ में था अभी, जिसमें 3 बातें लिखी हैं, वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। ठीक। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उस कोड के साथ कुछ नहीं करेगा, ले जाके कंसोल पे ऐसे कैसे ही प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए ये लिखता कौन है भैया कंसोल पे आउटपुट, ये एक्सेप्शन वगैरह ये सारी बात कौन लिखता है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। प्रोसेस क्या है? जो ऑब्जेक्ट बनाया था मेरे मेथड ने, वो जेवीएम को दिया, जेवीएम ने चेक करा मेरे मेथड के अंदर अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है या नहीं, अगर नहीं मिला तो वो उस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कंसोल पे ले जाके उसको ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा। ये देखते हैं अभी, क्या भी दिखा देते हैं। ये छोटा सा यही कर देते हैं, डिवाइड बाय 0, सबसे ज्यादा आसान वही मेरे को मिलता है जब कभी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर आप देखिएगा, यही क्या लिखा है? एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। एक्सेप्शन का नाम आ गया, एक्सेप्शन का नाम आ गया। अब उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, क्या करा हमने? डिवाइडेड बाय 0, डिस्क्रिप्शन आ गई, डिवाइड बाय 0। अब क्या है? लोकेशन, कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 18। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जाएगा कहाँ? सीधे लाइन नंबर 18 पे। कंट्रोल के साथ अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो जाएगा कहाँ? ये देखो, मैं इस कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा तो सीधे उसी लाइन पे लेके जाएगा। ठीक, लाइन नंबर 18 जहां पर मेरी एक्सेप्शन है। यानी कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जेवीएम के थ्रू वो ऑब्जेक्ट गया होगा और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने उस ऑब्जेक्ट को क्या करा होगा? ऐसे कैसे प्रिंट करा दिया होगा, जो जो मतलब बातें उसने लिखी थी शुरू में। ठीक। मान लो हमारे किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मान लो कि हमारा जो वो है जेवीएम जब चेक कर रहा है और हमने लिख रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड, तब उस ऑब्जेक्ट का क्या करता है? वो जेवीएम उस एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे मेथड ने बना के जेवीएम को दिया था, जेवीएम ने हमारे मेथड में चेक करा कि कोई रिस्की कोड, सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है तो ये नहीं, अगर उसे मिल गया एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, तब उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? रखेगा तो है नहीं वो, तब भी उसके पास 2 ही रास्ते हैं, वो यूज नहीं करता, वो सिर्फ देने वाला है, वो किसी को देगा। ठीक, या तो वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को देगा या हमारे कैच ब्लॉक को देगा। अभी क्या, अभी देखो, ये ट्राई, यार इसकी कोड आ गया कैच, और यहाँ पे मैंने अभी एक्सेप्शन ही लिख देते हैं या अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देते हैं, हमें पता है अरिथमेटिक वाली आएगी। ठीक, अब ये जो आपको ई दिख रहा है ना, ई जेवीएम ने चेक करा, हो इसने तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रखा है, तो उसने क्या करा भैया, इसका जो कैच वाला ब्लॉक है इसके पास, इस ई के पास वो ऑब्जेक्ट दे दिया, इस ई को दे दिया वो ऑब्जेक्ट। अब आपकी मर्जी भैया, आप इसको जैसे मर्जी कराओ। अब हमारी मर्जी, हम इसको क्या करा लें? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट करा लो, आपकी मर्जी। ठीक, लेकिन प्रोग्राम, एक मिनट, क्या हुआ? मेथड 1 में क्या आ गया? मेथड 1, मेथड 2,
ओके ट्राई कैच, ये लो ठीक। अब तो कोई इशू नहीं। अब कहाँ है? ओके 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 ठीक। ओके चलो अब रन करते हैं। हमने इससे कहा ई से कि प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो देखो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस के ऊपर मैं होवर करता हूं तो क्या कहता है? ये कह रहा है प्रिंट्स दिस थ्रोएबल एंड इट्स बैक ट्रेस टू द स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। प्रिंट करने के काम आता है। अब देखो ये कर क्या रहा है, पढ़ लेना आप घर पे आराम से ठीक। हमने उससे सीधे सीधे कह दी कि भैया आपके अंदर क्या है, वो जाके प्रिंट स्टैक ट्रेस मतलब प्रिंट करा दो ठीक। लेकिन ये मेरे ऊपर था मैं इसी को कैसे इस्तेमाल करूं। मैंने इसको ऐसे प्रिंट स्टैक ट्रेस ना करा के मैंने इससे कहा कि भैया आप इसको यहाँ प्रिंट कराओ बस। तब देखें क्या आया, तब तो ऐसे नहीं आया। हमने सिर्फ उससे क्या कहा, ई को प्रिंट करा दो। ई के अंदर क्या लिखा हुआ आया, सिर्फ वही डिस्क्रिप्शन। ई के अंदर से डिस्क्रिप्शन आई, क्या डिवाइड बाय 0। अब कंप्लीट नहीं आया। जब मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस करता हूँ तो वो कंप्लीट के कंप्लीट सारे के सारी चीज़ें ले लेता है। गेटिंग और नॉट? हमारी मर्जी में इसको कस्टमाइज कराऊं। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं सिर्फ ये कि ई भी लिखा हुआ आ जाए और प्लस क्या लिखा हुआ है, मेरा कस्टमाइज मेथड ठीक। प्लीज ट्राई अगेन विद अनदर नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो मैंने कर दिया भैया, अच्छा स्पेस नहीं दिया, वो लिख दे देना आप। डिवाइड बाय 0 तो आएगा, प्लीज ट्राई अगेन, ये मेरा खुद का कस्टमाइज आ गया। हमारे ऊपर है हम उसके साथ कैसे कस्टमाइजेशन करें जो जेवीएम ने हमें ऑब्जेक्ट लौटा दिया ठीक। गेटिंग और नॉट? जेवीएम आपके एक्सेप्शनल हैंडलिंग कोड को देगा वो ऑब्जेक्ट, तभी तो वो चेक करता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग कोड है या नहीं है या नहीं, तभी तो चेक करने आता है। नहीं मिला तो वो क्या करेगा, किसको देगा? वो तो सीधे डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को दे देगा कि भाई अब आप देखो आपका काम है ठीक। यानी कि यहाँ भी इंटरनली क्या है, अल्टरनेट वे है उसके पास। अगर हमने हैंडलिंग वाला कोड नहीं लिखा था तो मैं डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को दे दूंगा। डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर क्या करेगा, ले जाके कंसोल पे उसको ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा, आपकी एक्सेप्शन का नाम, आपकी एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन और आपकी एक्सेप्शन की लोकेशन। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलर ये तो इंटरनल आपका जो जावा की मैकेनिज्म है उन्होंने बना रखा है। जैसे गार्बेज कलेक्टर है इंटरनल मैकेनिज्म है, वो सारे इंटरनल, जेवीएम वाला भी तो इंटरनल मैकेनिज्म है। ये सारे इंटरनल मैकेनिज्म है। इंटरनली जेवीएम पहले आपके तरफ चेक करने आएगा कि आपने रख रखा है कोड हैंडलिंग वाला या नहीं। नहीं लिख रखा तब वो अपने इंटरनल वालों को देगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, इसको अब आप देखो ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? देखें कितनी देर का हो गया। अब ये नहीं बस कर रहे, थोड़ा सा और हो जाए तो फिर अगली क्लास लेने में और मजा आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग की हायरार्की देख लेते हैं, बस हायरार्की देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा ठीक है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही जब पढ़ा रहा था, सभी क्लासेस का पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंडर में आएगा आपका जो आपके चंदन सर ने अभी बताया था थ्रोएबल। अगर हम करा दें, जहाँ मैंने अभी ये कराया है ना इधर, ये एर्थमेटिक तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पहचान के वही वाली दी थी। यहाँ मैं थ्रोएबल भी करा सकता था, ये भी करा सकता था, मैं मर्जी में एक्सेप्शन भी करा सकता था, पर ये सब नहीं कराने चाहिए ठीक। अगर एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो पहचान रहा है कि भाई ये वाली एक्सेप्शन आएगी तो मैंने यही वाली करी है ठीक। क्लियर है? अब इस थ्रोएबल के पास 2 चाइल्ड हैं। इस थ्रोएबल के पास 2 चाइल्ड हैं, क्या हैं? एक्सेप्शन और एरर। तो क्या हम एरर हैंडल कर सकते हैं? एरर हैंडल कर सकते हैं क्या हम? एरर तो भैया हमें पता ही नहीं कब आ जाए और किस वजह से आ जाए, तो एरर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो चेक्ड हो या अनचेक्ड हो। पर एक अच्छे प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी की सारी चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करे, भले ही अनचेक्ड को ना करे, लेकिन आप चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक। तो ये एक्सेप्शन भी 2 पार्ट में बटी हैं, क्या क्या?
चेक्ड एंड अनचेक्ड। चेक्ड एंड अनचेक्ड, इसको भी लिख देते हैं भाई, चेक्ड एंड अनचेक्ड। और चेक्ड और अनचेक्ड अब मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से नहीं आया होगा, अभी तक तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से समझा दिया भाई, इससे ज़्यादा बढ़िया अब मेरी भी बस की नहीं है समझाना। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको थोड़े से इंटरेस्टेड और लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊं। कोडिंग में तो आप समझ ही लोगे करते करते, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि होती क्या चीज़ है। ठीक, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है। ज़्यादातर केसेस में जो एक्सेप्शन आती हैं प्रोग्रामर के गलती की वजह से आती हैं, और वो सारी की सारी क्या हो सकती हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, अल्टरनेट वे दे सकते हैं, जो भी आपको उस टाइम याद आ रहा हो इंटरव्यू के टाइम पे वो सब बोल देना। ठीक, और मोस्ट ऑफ द एरर्स किस वजह से आती हैं, हमारे प्रोग्राम की वजह से, ड्यू टू अवर लैक ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज। मान लो मैं अपनी फाइल ही क्या कहते हैं, डेटाबेस कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक, डेटाबेस कनेक्शन बना रहा हूँ और इंटरनेट चला जाए, ये तो हमें पता ही नहीं था, और प्रोग्राम के अंदर हम कैसे हैंडल करेंगे, इंटरनेट चला जाएगा, किसी को दिखना ही बंद हो जाएगा सब कुछ। भाई मैं यहाँ पे फेसबुक खोल रहा हूँ और फेसबुक वालों ने हमसे वादा कर रखा कि आप facebook.com डाल के तो देखो ना, हम खोल के दिखा दें, पर इंटरनेट कट जाए बीच में, खुल जाएगा क्या, नहीं खुलेगा ना। तो ये सब क्या है, ये सब रन टाइम एरर हैं, एरर्स हैं ये सब, ये एक्सेप्शन नहीं है, इन्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। ठीक, मान लो आप आराम से अपने लैपटॉप में फेसबुक चला रहे हो, इंटरनली कुछ फॉल्ट आया, मदरबोर्ड आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, आप कहोगे फेसबुक तो चल नहीं रहा, फेसबुक वालों की गलती थोड़ी है, फेसबुक वालों ने तो दे रखा है भाई अपना हैंडलिंग का कोड। हाँ, कहीं अगर मान लो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि भैया आपका या तो पासवर्ड गलत है या आपका यूजर नेम गलत है, वो अपने कैच में करा रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक, ये वो बताएगा। ठीक है, लेकिन एरर वो सॉल्व नहीं करेगा, एरर प्रोग्राम थोड़ी सॉल्व करता, प्रोग्रामर थोड़ी सॉल्व करता है, उसे पता ही नहीं कि कब आने वाली, अगर पता होता तो, क्योंकि एरर आने के हजारों हजारों कारण हो सकते हैं, अब हम किस किस पे काम करेंगे। ठीक, ये हो गई इसकी हिरार्की, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, दोनों बात समझ में आ चुकी हैं आपके, फुल्ली चेक्ड और पार्शियली चेक्ड, दो तरीके की होती है ये आपकी। चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर भी अगर मैं आऊं तो दो तरीके की होती है, फुल्ली चेक्ड और पार्शियली चेक्ड। फुल्ली चेक्ड और दूसरा आ गया आपका पार्शियली चेक्ड। ठीक, फुली चेक्ड एक्सेप्शन वो चेक्ड एक्सेप्शन होती है जिस चाइल्ड की सारी या जिस पेरेंट के सारे चाइल्ड चेक्ड हैं, एक्सेप्शन हैंडल कर किए जा सकने योग्य हैं, वो क्या है, फुली चेक्ड। या कोई एक ऐसी एक्सेप्शन जिसका चाइल्ड तो चेक करने योग्य है बट उसका कोई पेरेंट नहीं है, या कोई पेरेंट है तो उसका कोई इंटरनली आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो सब क्या कहलाएंगी, पार्शियल। ठीक, अभी समझा देता हूँ, कोई एक ऐसी एक्सेप्शन जिसका पेरेंट भी एक्सेप्शन हैंडल करने योग्य है, मतलब पता है कि हमें ये वाली एक्सेप्शन आएगी, जैसे कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ एक्सेप्शन। एक आईओ एक्सेप्शन है ना, जब कभी भी हम इनपुट और आउटपुट से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारा आईओ एक्सेप्शन। ठीक, ये होता है ना, लेकिन उसके अंदर में आईओ एक्सेप्शन के अंडर में एक आती है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये भी चेक्ड है, फाइल नहीं मिली तो हैंडल तो की जा सकती है, तो ये दोनों हैंडल की जा सकती हैं। ठीक, तो ये दोनों क्या हुई हमारी, फुल्ली चेक्ड। इन दोनों में से अगर मेरी चाइल्ड नहीं चेक की जा सकती थी, वो ऐसी एक्सेप्शन होती जो हमारी नहीं चेक की जा सकती थी, तो फिर क्या होता, ये फुल्ली चेक्ड नहीं होता, ये हमारा पार्शियली चेक्ड होता। ठीक, क्लियर है। एक बार इसकी हायरार्की और बना देता हूँ।
तो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर में थ्रोएबल के अंदर में एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के अंदर में चेक्ड और अनचेक्ड, और चेक्ड के अंदर में फुली चेक्ड एंड पार्शियली चेक्ड। इस तरह से अगर आपने ये पूरा समझा दिया, देखो आप से मतलब अभी आप तो खैर मेरे से कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी ऐसे नहीं ऐसे कहोगे। पहले जब कभी भी मैंने बैचेस लिए हैं यहीं सर के साथ ही, तो बड़े देखता था मैं, लोग ऐसे बोल दिया करते थे इंटरव्यूअर से, वो पूछता था व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, वो सारे एक्सेप्शन गिनवाने लगते थे। भाई इंटरव्यूअर समझ जाता था ये अभी अभी नया ही नया बंदा है, सीधे सीधे उससे सिर्फ यही कहो चेक्ड और अनचेक्ड बस। और चेक्ड भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, फुल्ली चेक्ड और पार्शियली चेक्ड, दैट्स इट। अब आप बताओ, मैं बताऊं कौन सी वाली, वो कहेगा कोई सी नहीं, मैं बताऊं, समझ गया वो क्या है। अब आप क्या हो वो ये बात समझ चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं रन टाइम एक्सेप्शन की, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आती है मेरी क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और चार्ट आपके सामने बोल सकते हो, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के अंडर में आती है आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक, और इलीगल 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 आर्ग्यूमेंट जब हम पास करते हैं तो उस केस में, और क्लास नॉट फाउंड, सॉरी क्लास फाउंड, ऐसे करके बहुत सारी हैं। ठीक, तो ये वाली जो है हमारी क्या है, ये वाली जितने भी हैं ये सारी की सारी क्या हैं, अनचेक्ड। जितने भी रन टाइम है वो सब क्या हैं, अनचेक्ड। और जितने भी कंपाइलेशन के टाइम पे आती हैं वो सब क्या हैं, चेक्ड। ये सारी की सारी अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं। क्लियर है, ये सारी की सारी जो हमारी रन टाइम के अंडर में आ रही हैं, हमें नहीं मालूम कब कौन सी वाली आ रही है। ठीक, ये सब क्या है हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक, अब मैं बात करता हूं, अभी मैंने आईओ का एग्जांपल भी बताया था आपको, मैं बात करता हूं आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन के अंडर में एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, मान लो आप रीड करे जा रहे हैं पर हमारी फाइल का कर्सर बिल्कुल एंड में आ गया, अब भी हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आएगी एक्सेप्शन क्या, एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन। एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन, और फाइल ही ना मिले, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन नहीं हो सकती, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्टेड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्शन। ठीक, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन। ठीक, और भी हैं बहुत सारी, एसक्यूएल एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ऐसे हैं बहुत सारी। मैं सिर्फ आपको चेक्ड और अनचेक्ड वाली बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ एक्सेप्शंस के नाम लिख रहा हूं, अब आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे मान लो ये बता रहा हूं मैं आपसे, ये आ जाए कोई एक्सेप्शन, ये बताइएगा पार्शियली चेक्ड है, फुल्ली चेक्ड है, या फिर अनचेक्ड है। जितने भी रन टाइम एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं, अनचेक्ड। ठीक, एरर, एरर क्या है,
ये भी अनचेक्ड है। इंटरव्यूअर बहुत चालाक है, आपसे पूछेगा एरर क्या है, आप सोचोगे उस हायरार्की में तो बताया ही नहीं था। उस हायरार्की में मैं सिर्फ कंपाइलेशन वाली बता रहा हूँ, तो वही चेक्ड है, उसके अलावा सारी की सारी क्या है बची, जो सारी रन टाइम एक्सेप्शन और एरर सब क्या है, अनचेक्ड, सब अनचेक्ड में जाएंगी। ठीक, अब आगे आपकी आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि इसकी फाइल नोट फाउंड को भी हम हैंडल कर सकते हैं, इंटरप्टेड इनपुट आउटपुट की भी हैंडल कर सकते हैं, ये सब हैंडल की जा सकने वाली है। तो ये क्या है आपकी फुल्ली चेक, इसके सारे चाइल्ड हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक, आ गए आपकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक ऐसा पेरेंट है जिसके अंडर में अनचेक्ड भी आती हैं, पार्शियली चेक्ड भी आती हैं, फुल्ली चेक्ड भी आती हैं और एरर भी आती हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, पार्शियली चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ तो इसकी हैंडल की जा सकती हैं और कुछ नहीं की जा सकती, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, पार्शियली चेक्ड। अगर मैं आपसे बात करूं इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन फुल्ली चेक्ड है क्योंकि इसके अंडर में कोई चाइल्ड ही नहीं है। ठीक, ये भी ध्यान रखना, जिस एक्सेप्शन के अंडर में कोई चाइल्ड एक्सेप्शन नहीं है तो वो अपने आप में संपूर्ण है, और अपने आप में संपूर्ण है और कंपाइलेशन के टाइम पे हैंडल की जा सकती है, तो वो फुल्ली चेक्ड है। ठीक है, जब आपकी फाइल की रीडिंग में इंटरप्शन आ जाए, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, ठीक, जैसे कि फाइल का क्या कहते हैं उसको यार, डॉट करके लगा, एक्सटेंशन ही गलत है और हम रीड कर रहे हैं किसी और एक्सटेंशन के कोड से। मान लो मैं txt फाइल रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो txt है ही नहीं, नहीं फाइल नोट, फाइल तो मिली, उस नाम की फाइल तो मिली, फिर लेकिन करप्टेड मिली। चलो ऐसा मान के चलो कि आपकी XLSX है और XLS है, आपने कोड लिख दिया XLSX रीड करने का, यानी कि 2003 वाली का रीड करने का, तब तो नहीं आएगी आपकी फाइल नोट फाउंड, फाइल तो मिली है आपकी, या आपकी फाइल है डॉट क्लास एक्सटेंशन से है या डॉट txt एक्सटेंशन से, अंदर का जो वो क्या कहते हैं कोड है, आपने कॉपी पेस्ट मार के डाल दिया बाइट कोड और रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, करप्टेड कोड हो गया, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ इंटरप्शन हो गया, आप रीड नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, फुल्ली चेक्ड। ठीक, और एक और मैंने बताया था, सभी एक्सेप्शन का एक पेरेंट बताया था ना, ये आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि इसके कुछ चाइल्ड चेक्ड हैं और कुछ चाइल्ड अनचेक्ड हैं, सभी तो नहीं है, अगर सारे ही चाइल्ड इसके क्या होते, चेक्ड होते, तो ये कहलाती फुल्ली चेक्ड, लेकिन इसके कुछ चाइल्ड चेक्ड हैं, कुछ चाइल्ड पार्शियली चेक्ड। ठीक, अच्छा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम के अंडर में आती है, अभी अभी तो दिखाया था, क्या है ये, अनचेक्ड है, रन टाइम वाली सारी अनचेक्ड हैं, ये बताइएगा। नल पॉइंटर, ये भी रन टाइम के अंडर में ही तो आई थी, यानी कि जितने भी रन टाइम के अंडर में आने वाली एक्सेप्शंस हैं और सारी एरर सब क्या हैं, अनचेक्ड। ठीक, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसके अंडर में एक और एक्सेप्शन है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जिसे भी हैंडल किया जा सकता है। तो ये क्या हुई, फुल्ली चेक्ड, फुल्ली चेक्ड। ठीक है, तो अब आपको देखो, इतनी सारी बातें मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको याद करा दूं, रट्टे मरवा दूं, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि 2-4 एक्सेप्शन ऐसी बोल देना इंटरव्यू के टाइम पे जो जेन्युइन सी लगे कि हाँ इस बंदे ने काम कर रखा है, और आप उसको विद प्रूफ भी कह रहे हो, क्योंकि इसके सारे चाइल्ड चेक्ड हैं, इसलिए इसको मैं फुल्ली चेक्ड कह रहा हूँ। ठीक, ठीक है, कई बार आप बताने की कोशिश अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग उनको समझ में नहीं आ रहा, आपको आता है सब कुछ,
पर वो कई बार नुकसान भी दे जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को इंटरव्यू देने से पहले एक ही बार लिख लिख के जरूर देख लेना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना। कई बार उसे लिख लिख के देखोगे तो आप सच में वो उतना अच्छा बोल पाओगे जितना आपने सोचा था मन में कि हाँ ये सब मुझे आता है। कई बार इंटरव्यू देने के बाद अफसोस होता है कि इसे मैं और अच्छे तरीके से बोल सकता था, पर अब तो बात गई, तो उससे पहले क्यों ना मेहनत कर लें, ठीक, उससे पहले ही क्यों ना मेहनत कर लें। अगर हम बात करते हैं मैथोलॉजी की या हिस्ट्री की, बिंदुसार एक राजा हुआ करता था, वो हमेशा कहता था कि रंगभूमि में जितना श्वेत बहाओगे रणभूमि में उतना कम लाल बहेगा। ऐसा ही तो था। श्वेत, पसीने को श्वेत कहा है उन्होंने, भाई वही तो उन्होंने कहा है, रंगभूमि में जितना ज्यादा श्वेत बहाओगे रणभूमि में उतना कम रक्त बहेगा या लाल बहेगा। रक्त आपको मुझे लगा समझ में नहीं आता इसलिए लाल बोल दिया। एक्चुअली मैं बोला था उसने श्वेत और रक्त ही था। हाँ जी बोलेगा। कंपाइल टाइम एरर, देखिए आपने कभी कंपाइल टाइम एरर? हाँ, सिंटैक्टिकल एरर जो होती हैं, सिंटैक्टिकल वो सिंटेक्स से रिलेटेड है ना, तो वो चेक्ड हुई। और यहाँ पे सर आप बता रहे थे हाँ हाँ, किसी ऐसी फाइल को, मैंने सिंटैक्स की बात नहीं करी, सिंटैक्स चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंपाइलर की है, आप नहीं करोगे उस सिंटैक्स को हैंडल। चेक्ड कंपाइल टाइम पे यानी कि उस एक्सेप्शन से रिलेटेड आपको सजेशंस दे रहा है, लेकिन सिंटैक्टिकल एरर में सजेशंस नहीं मिलते। देखो आप करके, ये मैंने इसका ये हटा दिया, कहीं दिख रहा है आपको सजेशन? बस एक वो दे दिया आपको कि भाई कहीं भूल गए होंगे आपको, लेकिन ऐसा मैंने यहाँ किया था, जब कहाँ था फाइल बनाई थी, जब मैंने ये इसके अल्टरनेट यही ऐसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलो छोड़ो, ठीक, इसके पास इसने सजेशन दिए हैं क्विक फिक्स अवेलेबल, वहां नहीं दिए थे क्विक फिक्स अवेलेबल, ठीक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कंपाइलर है, आप नहीं हो। आपको सिर्फ बता देगा कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा, लेकिन क्विक फिक्स या उसकी अल्टरनेट नहीं देगा कि आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, या कोई एक ही रहेगा तो ऐसे सजेशंस नहीं देगा, ठीक। अगर इस तरह के कोई सजेशन अवेलेबल हैं आपके पास, वो सारी केवल और केवल चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए होंगे। देखो ये अभी हमने अभी यहाँ कहीं किया है, ये रहा, ये जबकि आपको मालूम है एक्सेप्शन है, पर इसके लिए कोई सजेशन नहीं आया। जब सजेशन नहीं आया तो जरूर 100% ये रन टाइम के अंदर आ रही होगी, ठीक, क्लियर है? किसको? नहीं, वो कंपाइलेशन है, कंपाइलर से एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन का पार्ट ही नहीं है, वो एक्सेप्शन का पार्ट ही नहीं है, उसे इसके साथ मिक्सअप मत करो।